हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेके। फ्रेंड्स, मेरा ये टॉपिक पुराने चैप्टर से ही लिया हुआ है, जो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अपने पुराने जितने भी हमने टॉपिक मैंने इस चैप्टर से डिस्कस किए हैं, उसी का कंटिन्यूएशन है ये टॉपिक। लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं बहुत ज़्यादा ब्रीफिंग करूँगी, इसमें बहुत ज़्यादा मैं वीडियो को लॉन्ग करने की कोशिश नहीं करूँगी। तो बहुत ही कंसाइज अकाउंट होगा, लेकिन बहुत ही अंडरस्टैंडिंग अकाउंट होगा। तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ये जो टॉपिक है ये है डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। जैसा कि हमने ये देखा कि डीएनए की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी कि वो रेप्लिकेशन की कैपेसिटी उसके अंदर होती है और वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, स्लो म्यूटेट करता है। तो ये सब एक जेनेटिक मटेरियल की बेस्ट क्वालिटीज़ थी जो हमने देखा कि डीएनए के अंदर पाई जाती है। तो डीएनए के अंदर जो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कि वो रेप्लिकेट करता है, तो वो कैसे रेप्लिकेट करता है। तो उस टाइम पीरियड में ये सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन बना हुआ था कि डीएनए के रेप्लिकेशन की टेंडेंसी कैसी होनी चाहिए। तो साइंटिस्ट के मन में तीन तरीके से जो एक एक्सपेरिमेंटल एक जो आइडियाज़ आए वो इस तरीके से आए कि डीएनए या तो रेप्लिकेट करेगा कंजर्वेटिव मेथड से, या तो रेप्लिकेट करेगा डिस्पर्सिव मेथड से, या तो रेप्लिकेट करेगा सेमी कंजर्वेटिव मेथड से। तो तीन आइडियाज़ थे जिसको उन्होंने प्रूव करना था कि इन तीनों में से कोई भी एक आइडिया हो सकता है जिससे डीएनए हमारा रेप्लिकेशन की टेंडेंसी शो करता है। तो अगर हम डीएनए के कंजर्वेटिव मेथड को सोचें तो कंजर्वेटिव मेथड्स में क्या होगा कि डीएनए का जो पेरेंटल स्ट्रैंड होगा वो तो एज इट इज़ होगा, बस नए नए न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म होते चले जाएंगे और एक सेल में पेरेंटल डीएनए आएगा और दूसरे सेल में हमारा नया डीएनए आएगा। ये तो था हमारा कंजर्वेटिव मेथड। दूसरा था हमारा डिस्पर्सिव मेथड। डिस्पर्सिव मेथड में क्या चीज़ थी कि डीएनए के जो पेरेंटल स्ट्रैंड थे वो छोटे छोटे सेगमेंट में टूट जाएंगे और वो जब नए स्ट्रैंड, नए न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड आपस में पॉलीमराइजेशन करेंगे तो उनके बीच बीच में ये पुराने स्ट्रैंड जुड़ते चले जाएंगे। तो बीच में स्ट्रेचेस ऑफ ओल्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स एंड न्यू डीएनए फ्रेगमेंट्स टुगेदर फॉर्म द नया डीएनए का पूरा मॉलिक्यूल बना देंगे। तो ये इस तरीके से डॉटर न्यूक्लियाई में सेपरेट हो जाएंगे। तो ये दोनों प्रीवियस दोनों आइडियाज़ जो तो पूरा बहुत ज़्यादा कंक्लूसिव नहीं लगे, कुछ समझ में नहीं आया साइंटिस्ट को कि क्या ये आइडिया सही तरीके से वर्क करेगा। तीसरा एक आइडिया था जिस पे थोड़ा सा एक कन्फर्मेशन था कि यस ये आइडिया शायद वर्क कर सकता है, तो वो आइडिया था सेमी कंजर्वेटिव मेथड। तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड को प्रूव करने के लिए कि ये आइडियाज़ में बेसिकली क्या होता है कि आधा डीएनए स्ट्रैंड जब डॉटर न्यूक्लियाई जब मदर न्यूक्लियाई से डॉटर सेल जब मदर सेल से फॉर्म होती हैं, उनके अंदर जो डीएनए के नए नए स्ट्रैंड्स बनते हैं उसमें आधे डीएनए के स्ट्रैंड जो होंगे वो आपके कंजर्व होंगे, यानी वो पेरेंटल होंगे, और आधे स्ट्रैंड जो होंगे वो हमारे न्यूली फॉर्म्ड होंगे। तो ये वाला आइडियाज़ थोड़ा सा बेटर सूटेबल लगा। तो साइंटिस्ट ने इस आइडियाज़ को कंफर्म करने के लिए एक नया एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया जिसको एक्चुअली में प्रूव किया गया था स्टाहल और मिसेल्सन के द्वारा। तो ये दो साइंटिस्ट ने अपना आइडियाज़ को अप्लाई किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया और ये बताया कि यस डीएनए कैन रेप्लिकेट इन द सेमी कंजर्वेटिव मेथड, नॉट बाय डिस्पर्सिव और नॉट बाय कंजर्वेटिव मेथड। तो उसी आइडियाज़ को डिस्कस करने के लिए मैंने यहाँ पूरा का पूरा एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया है, आपके जो आप देख सकते हैं कि वाइट बोर्ड पे मेंशन है। तो देखिए एक्चुअली उन्होंने किया क्या था, हमको यही चीज़ यहाँ समझनी कि उन्होंने किया क्या था। इन्होंने सबसे पहली बात कि अपना जितना ऑब्जेक्ट था उन्होंने ऑब्जेक्ट ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट उन्होंने चूज़ किया था एस्चेरिशिया कोलाई को। क्यों? क्योंकि एस्चेरिशिया कोलाई एक ऐसा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसकी रेप्लिकेशन जो होती है वो एवरी आफ्टर 20 मिनट्स, यानी हर 20 मिनट्स के बाद बैक्टीरिया अपने आप को डुप्लीकेट करता है। तो वी कैन गेट द रिज़ल्ट इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो हमको जो पूरा का पूरा एक ऑथेंटिक रिज़ल्ट मिलता वो हमको बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ही अच्छा ऑथेंटिक रिज़ल्ट मिलता, इसलिए इन्होंने एस्चेरिशिया कोलाई को चूज़ किया था। तो अब देखिए कि इन्होंने किया क्या था। बेसिकली एस्चेरिशिया कोलाई को चूज़ करके इन्होंने उसको ग्रो कराया। किसमें? एक्चुअली में हुआ ये था कि इन्होंने एस्चेरिशिया कोलाई को एक्चुअली में ये मान लीजिए ये कल्चर मीडियम है जिसमें इन्होंने एस्चेरिशिया कोलाई को नॉर्मल कल्चर मीडियम में ग्रो कराया। ठीक, किसमें? नॉर्मल कल्चर मीडियम में, जिसमें इन्होंने नाइट्रोजन नॉर्मल सोर्स के तौर पे रखा। अच्छा, नाइट्रोजन ही क्यों लिया? क्योंकि ये बात हम सबको पता है कि नाइट्रोजन जो है वो अमीनो एसिड और जेनेटिक मटेरियल का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, तो इसलिए इन्होंने नाइट्रोजन को सोर्स के तौर पे लिया। तो इन्होंने जब पहला कल्चर मीडियम ग्रो कराया उसमें बैक्टीरिया को जो इन्होंने ग्रो किया वो नॉर्मल कल्चर मीडियम में जिसमें नाइट्रोजन नॉर्मल था। ठीक है, अब क्या किया इन्होंने, यहीं से एक बैक्टीरिया पिक किया। ठीक, यानी ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्होंने शिफ्ट किया किसमें?
एक ऐसे मीडियम में जिसमें नाइट्रोजन सोर्स N15 था। तो इन्होंने जो कल्चर मीडियम लिया वो क्या था, NH4Cl। क्या लिया, NH4Cl लिया था, ठीक है। अब इसमें जो N लिया, ये इन्होंने एक्चुअली में हैवी नाइट्रोजन का आइसोटोप लिया, N14 लिया और N15 लिया। तो सबसे पहले इन्होंने नॉर्मल नाइट्रोजन के बैक्टीरिया को ग्रो कराया N15 में, यानी हैवी नाइट्रोजन के आइसोटोप में, ठीक है। जो रेडियो एक्टिव तो नहीं था बट आइसोटोप था, तो वो N15 था। जब इन्होंने इसमें ग्रो कराया तो इस बैक्टीरिया के अंदर जितने भी डीएनए थे वो सारे के सारे N14 लेवल्ड हो गए। क्यों? इन्होंने जब ग्रो करके डुप्लीकेशन किया, अपनी कॉलोनी बनाई, तो उस कॉलोनी में उन्होंने नाइट्रोजन कहाँ से उठाया, इसी कल्चर मीडियम से उठाया। तो इस कल्चर मीडियम का मौजूद नाइट्रोजन उनके अंदर गया तो वो सारे N15 लेवल हो गए, ठीक है। यहाँ तक कोई बात क्लियर है? चलिए, अब क्या हुआ कि जब इन्होंने इस पूरे कल्चर मीडियम में से एक ऐसा बैक्टीरिया चूज़ किया जिसका डीएनए का दोनों पार्ट, यानी डीएनए के दोनों सेगमेंट N15 लेवल हो गए, ठीक है। तो उस बैक्टीरिया को इन्होंने क्या किया, एक नए कल्चर मीडियम में पुट किया जो कि था N14। कहाँ था? N14। यानी कि पहले तो नॉर्मल बैक्टीरिया को N15 मीडियम में ग्रो कराया, उसके बाद उसमें से एक बैक्टीरिया को उन्होंने उठा के N14 में ग्रो कराया, ठीक। अब क्या किया कि जब पहला वाला इन्होंने यहाँ पे ग्रो किया है, जो कि हमारा सेकेंड स्टेप प्रोसेस थी। फर्स्ट स्टेप क्या थी हमारी? फर्स्ट स्टेप ये थी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में इश्चेरिशिया कोलाई को नॉर्मल कल्चर मीडियम में ग्रो कराया, वहाँ से उठाया। सेकेंड स्टेप में इन्होंने क्या कराया, N15 मीडियम में ग्रो कराया। बिफोर पुटिंग बैक्टीरिया इनटू N14 इन्होंने क्या किया, N15 यहाँ से एक बैक्टीरिया को पिक किया और पिक करने के बाद उसका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों कराते हैं? ताकि हेवी मॉलिक्यूलर वेट के सब्सटेंस नीचे बैठ जाएं और लाइट मॉलिक्यूलर वेट के सब्सटेंस ऊपर की सुपरनेटेंट में रहें। तो ये इन्होंने जो सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, ये इन्होंने सीजियम क्लोराइड का सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। ये एक ऐसा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है जिसमें आपका जो सीजियम क्लोराइड के अंदर मौजूद कॉम्पोनेंट जो होते हैं वो अपनी डेंसिटी के आधार पर एक बैंड जैसा फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए इन्होंने सीजियम क्लोराइड लिया था। अब जब इसमें इसका इन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट चेक किया, मान लीजिए ये ट्यूब ट्यूब है जिसमें इन्होंने इसका N15 का डेंसिटी ग्रेडियंट चेक किया, तो जो N15 वाला डीएनए था, हमने पहले बताया कि N15 वाला हेवी आइसोटोपिक डीएनए था, तो डीएनए अलग हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन में, और टेस्ट ट्यूब के अंदर वो जो डीएनए आके बैठा वो नीचे आया, यानी बीइंग ए हेवी नाइट्रोजन वो नीचे आके सेटल डाउन हो गया। तो उसने जो बैंड बनाया वो काफ़ी थिक बट लोअर लेवल पे बैंड था, ठीक है। ये तो था फर्स्ट लेवल पे, जिसको हमने ज़ीरो जनरेशन कहा। इस वाले स्टेप को हमने ज़ीरो जनरेशन कहा था, ठीक है, ज़ीरो जनरेशन, ओके। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जब N14 मीडियम में इन्होंने ग्रो कराया तो क्या देखा, N14 में जो ग्रो कराने के बाद फिर इन्होंने 20 मिनट्स, ये हम कह सकते हैं 20 मिनट्स बाद, ठीक है, जब इन्होंने ग्रो कराया वापस अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो इनको जो बैंड मिला वो बैंड थोड़ा सा इस बैंड से ऊपर मिला, और वो बैंड स्लाइट थिक था एज़ कम्पेयर टू दिस बैंड। वो बैंड स्लाइट थिक था और थोड़ी सी अपर लेवल पे बैंड पोजीशन थी। तो यहाँ पे इन्हें ये जो बैंड मिला ये एक्चुअली में हल्का था, तो ये एक्चुअली में हम क्या कह सकते हैं, ये हाइब्रिड डीएनए था, हाइब्रिड डीएनए का बैंड था, ठीक है, डीएनए बैंड, ओके। ये थी फर्स्ट जनरेशन। फिर उसके बाद इन्होंने उसी बैक्टीरिया को अगेन एंड अगेन उन्होंने सक्सेसिव जनरेशन तक N14 के ही मीडियम में ग्रो कराया। तो जब सेकेंड जनरेशन में ग्रो कराया आफ्टर 20 मिनट्स, फिर इनको क्या मिला, फिर मिला इनको थिक बैंड मिलना बंद हो गया। इनको मिले क्या, हाइब्रिड बैंड मिले और थिन बैंड मिले। थिन बैंड किसके थे, ये वाले थिन बैंड थे आपके N14 नाइट्रोजन के, यानी कि थिक बैंड हाइब्रिड बैंड आपको 50% मिले और 50% आपको थिन बैंड मिले, ठीक। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई, क्या समझ में आया? पहले N15 में ग्रो कराया, उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया, जो डीएनए के बैंड्स बीइंग हाई मॉलिक्यूलर वेट कहाँ मिले, नीचे मिले।
उसके बाद फिर कहाँ गए हमने, उसको N14 में शिफ्ट किया। N14 में शिफ्ट करके फिर दोबारा डेंसिटी ग्रेडियंट चेक किया तो हमको DNA कहाँ मिला, DNA का बैंड स्लाइटली ऊपर मिला। तो वो क्या हुआ, इट शोज़ दैट वो हाइब्रिड DNA था, उसके अंदर N15 N14 दोनों के बैंड थे। उसके बाद इन्होंने फिर N14 में कराया, नेक्स्ट जनरेशन फिर N14 में। फिर क्या हुआ, जब N14 में कराया तो फिर वही वाला मेथड अप्लाई हुआ होगा, DNA का रेप्लिकेशन जो हुआ होगा उसके बेसिस के आधार पे हाइब्रिड DNA तो मिला ही, यानी उसके ऊपर भी उनको एक थिन DNA का बैंड और मिला। फिर अगेन जब N14 में कराया तो उसके बाद इनको अगेन जो हाइब्रिड DNA का बैंड था वो पतला होता चला गया, थिन होता चला गया, और जो आपका थिन DNA का बैंड था, जो लाइट मॉलिक्यूलर वेट के N14 वाला बैंड था, वो मोटा होता चला गया। फिर इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन अप टू 4th जनरेशन तक जब ये ग्रो कराए तो उन्होंने क्या देखा, जो हाइब्रिड DNA के बैंड था वो बहुत ज़्यादा थिन, पतला होता चला गया, एक्सट्रीम पतला, और जो लाइट मॉलिक्यूलर वेट का N14 का DNA था वो हमारा बहुत ज़्यादा थिक होता चला है। तो ये इस तरीके का पूरा DNA बैंड का पैटर्न मिला, जिसमें हमको क्या मिला, 0 जनरेशन में हमको क्या मिला, N15 का 100% DNA मिला। ठीक, अब जब इन्होंने इससे N14 में शिफ्ट किया तो 100% हमको यहाँ पे क्या मिला, हाइब्रिड DNA मिला। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब फिर इन्होंने जब अगेन N14 नेक्स्ट अप टू 4th जनरेशन तक जब N14 में कराया तो 100% हाइब्रिड DNA से शिफ्टिंग क्या हुई, 50% हाइब्रिड DNA, 50% हमारा N14 DNA के बैंड मिले। अगेन फिर नेक्स्ट जनरेशन में वो हाइब्रिड DNA का जो रेशियो था वो कम होता चला गया। नेक्स्ट जनरेशन में 25% हाइब्रिड DNA मिले एंड 75% आपके न्यूली फॉर्म्ड N14 के DNA मिले। अगेन ऑन 4th जनरेशन जो हमको मिला, क्या मिला, 12% DNA हमारे हाइब्रिड रह गए थे, 88% DNA हमारे N14 के बैंड रह गए थे, जो कि ये शो कर रहे थे कि हाइब्रिड DNA मौजूद तो है लेकिन उसका रेशियो, उसका परसेंटेज हर जनरेशन में कम होता चला जा रहा है आउट ऑफ 100% DNA में। ठीक है, तो ये वाला आपको आई थिंक सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको ले चलती हूँ इस तरफ के चार्ट की ओर, जहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश की गई है। देखिए, जब ये हम जनरेशन 0 में हमने DNA का बैंड डेंसिटी देखी तो क्या मिला, हमको सारे के सारे N15 मिले। ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखा 100%। देन एज वी मूव टू द जनरेशन 1, तो जनरेशन 1 में हमने क्या यूज़ किया था, N14 में हमको क्या मिले, 100% दो ही DNA के बैंड्स मिले, वो क्या मिले, हाइब्रिड DNA मिले। दिस इज़ हाइब्रिड DNA, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, जनरेशन 2 में जब हम गए तो हमको 2 से 4 बैक्टीरिया के सिवा, हर 4 बैक्टीरिया का जब हमने DNA बैंड देखा तो क्या मिला हमें, 2 बैक्टीरिया में आउट ऑफ 4 बैक्टीरिया, 2 बैक्टीरिया में हमको हाइब्रिड DNA मिले एंड 2 बैक्टीरिया में हमको N14 के DNA मिले। तो हो गया 50% हमारे हाइब्रिड एंड रेस्ट 50% हमारे N14 के बैंड। अब हम फिर नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे तो हमको 4 से 8 बैक्टीरिया मिले और अगेन N14 मीडियम वी आर यूजिंग। ठीक है, तो उसमें हमको क्या मिले, अगेन वी आर हैविंग हाइब्रिड DNA बट देयर रेशियो इज़ बिकमिंग लेस, कम होते जा रहे हैं, लेकिन N14 के बैंड्स का जो लेवल DNA का हो रहा है वो बढ़ता चला जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। आउट ऑफ 8 हमारे 2 DNA के बैंड्स हाइब्रिड हो रहे हैं और 6 DNA के बैंड्स हमारे क्या हो रहे हैं, नए N14 के DNA। तो रेशियो क्या हो गया हमारा 75:25। ठीक, बट नेक्स्ट जनरेशन में हम जैसे मूव करते हैं विच इज़ जनरेशन 4, तो यहाँ आप क्या देखेंगे, हमको 8 से 16 बैक्टीरिया के ग्रोथ मिलेगी, कॉलोनी मिलेगी, जिसमें आउट ऑफ 16 में 2 बैक्टीरिया में हमको क्या मिलेंगे, हाइब्रिड DNA मिलेंगे एंड रेस्ट 14 में हमको N14 के DNA मिलेंगे। तो इससे क्या शो हुआ कि जनरेशन 4 में 100% DNA में हमको 12% ओनली, आउट ऑफ 16 12% ओनली हाइब्रिड DNA मिल रहे हैं और रेस्ट 88% हमको क्या मिल रहे हैं, N14 के DNA के बैंड्स मिल रहे हैं। तो हेंस इट इज़ प्रूव्ड फ्रॉम ऑल दिस
experiment, it is concluded that the mode of replication by of DNA by the bacteria is semi conservative mode. तो ये सारा एक्सपेरिमेंट प्रूव करके इसने ये कंफर्म कर दिया कि डीएनए के रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है, जो पोटेंशियलिटी होती है, वो सेमी कंजर्वेटिव होती है, ना कि डिस्पर्सिव और ना कि कंजर्वेटिव। तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and stay tuned to Biology Ocean. Thank you.